नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिमरन एप्लेस पर। दोस्तों, simranies.com पर जाकर के आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस के लिए बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करते हुए आए हैं तो आप जानते होंगे मैं शुभम सरदालिया करंट इवेंट से लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो आपके साथ में यहाँ डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, ये हैंड रिटन नोट्स जो है ये आप प्राप्त कर सकते हैं simranies.com पर जाकर के और अपनी प्रेपरेशन में बेहतर तरीके से चीजों को समझ के रिवाइज करके एग्जाम की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले न्यूज के अंदर डेयरी सेक्टर इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा डेयरी सेक्टर है उसके संबंध में एक आर्टिकल जो है वो आया था। तो दोस्तों, यहाँ पे बात की गई थी किस तरीके से जो कोरोना महामारी है, कोविड-19 की जो सेकंड वेव है, उसने एक प्रभाव जो है, एक बुरा प्रभाव जो है वो हिंदुस्तान के डेयरी सेक्टर के ऊपर डाला है। तो दोस्तों, ये कहाँ से शुरुआत होती है? दोस्तों, अगर हम बात करें फर्स्ट वेव के अंदर एनुअल ग्रोथ जो है वो देखी गई थी डेयरी सेक्टर में, मगर जैसे ही दूसरी वेव जो है वो आई कोविड की, तो आपने रिसेंटली सुना होगा दोस्तों, इकोनॉमी जो है वो 2020-21 में कॉन्ट्रैक्ट करके -7.2% के ग्रोथ रेट पे जो है वो पहुंच गई। तो सेकंड वेव जो है वो काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग रही है ह्यूमन मॉर्टेलिटीज के संबंध में ही साथ इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है वो काफी ज्यादा हैम्पर जो है सेकंड वेव ने किया है। दोस्तों, जिस तरीके से ये सेकंड वेव आई है, सभी सेक्टर्स के ऊपर इसका जो है वो बुरा प्रभाव पड़ा है और वही सेम इम्पैक्ट जो है वो हिंदुस्तान के डेयरी सेक्टर के ऊपर भी देखने को मिला। दोस्तों, डेयरी सेक्टर के अंदर रिडक्शन इन मिल्क डिमांड, दूध की जितनी डिमांड थी हिंदुस्तान के अंदर उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है। शॉर्टेज ऑफ फीड, भैया जाहिर सी बात है, ज्यादातर ठीक है ह्यूमन कंजम्पशन जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो अगर कम ना भी हुई हो तो दोस्तों डेयरी का एक बहुत बड़ा शेयर जो है उसको यूज किया जाता है फूड प्रोसेसिंग में, जहां पर ज्यादा नहीं मैं कहूंगा तो जो शहर की मिठाई की दुकानें हैं, जहां पर मिठाइयां बनती हैं दूध से, जहां पे पनीर दही आदि की जो है वो खपत बहुत ज्यादा है, तो वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट्स जो है, चाहे वो छोटे स्केल पे हो चाहे वो बड़े स्केल पे हो, वो इस समय बंद पड़ी। इनके बंद होने के कारण मिल्क प्रोडक्ट जो डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन जो है वो आई है। लेकिन दोस्तों, मिल्क एक ऐसी चीज है भैया, फैक्ट्री से नहीं बनता है कि दुकान आज फैक्ट्री हम नहीं चलाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी। तो डिमांड के अंदर काफी ज्यादा रिडक्शन जो है वो आई है। साथ ही साथ दोस्तों, लाइव स्टॉक फीड, लाइव स्टॉक से हमारा संबंध है भैया मवेशी, जिनसे ये डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो लिए जाते हैं, उन मवेशियों को खाने के लिए जो फीड आदि को प्रोवाइड हमें करानी चाहिए उसकी शॉर्टेज है। एक तो दुकानें नहीं खुल रही हैं, दूसरी चीज दोस्तों, उसको परचेज करने के लिए किसान के पास, जो इस लाइव स्टॉक का ओनर है, उसके पास इनफ पैसा नहीं है, क्योंकि भैया उसका प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं कर रहा। डेयरी फार्मिंग जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हिंदुस्तान का मार्जिनलाइज्ड फार्मर जो है वो करता है। उसके पास में इतना एक्सेस नहीं है भैया कि अगर उसका दूध ना भी बिक रहा हो तो भी जाकर के वो बाजार से फीड ले आए। तो एक तो डिमांड कम है, उसकी वजह से क्या हुआ कि किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो फीड आदि जो है वो नहीं ला पा रहा। दोस्तों, सेकंड वेव में बिल्कुल भी अच्छा जो इम्पैक्ट है वो नहीं दिख रहा है हमारे डेयरी सेक्टर के ऊपर। हिंदुस्तान के अंदर अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों, हिंदुस्तान में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है वो करीब 60% ऑफ लाइफ स्टॉक जो है उसको होल्ड करता है। दोस्तों, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला इकोनॉमिक या ऑक्यूपेशनल सेक्टर था एग्रीकल्चर। तो जिस तो व्यक्ति के पास में जमीन थी वो एग्रीकल्चर करना शुरू हो गया, जिसके पास जमीन नहीं थी वो कोई दूसरे तरीके से जो है अपनी इनकम जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो करने लगा। तो जिसके पास जमीन नहीं थी एग्रीकल्चर के लिए, उसने एक आधी काऊ या बफेलो जो है वो खरीद ली। तो भैया जी, जिसके पास जमीन थी वो खेती बाड़ी करता रहा, जिसके पास जमीन नहीं थी वो डेयरी का काम उसने करना शुरू कर दिया। यानी कि हिंदुस्तान का वो किसान जो स्मॉल या मार्जिनलाइज था, जिसके पास बहुत कम या बिल्कुल ही जमीन नहीं थी, उसने जो है वो डेयरी फार्मिंग की ओर जो है वो कार्य करना शुरू किया। इस रीजन की वजह से दोस्तों, हिंदुस्तान का वो किसान जो 33% से कम जमीन जो है वो होल्ड करता है, उसके पास 60% से ज्यादा मवेशी है। भैया क्लियर कट है, डेयरी फार्मिंग में वही व्यक्ति आया जिसके पास एग्रीकल्चर करने की जमीन नहीं थी। तो जिनके पास एग्रीकल्चर की जमीन कम थी उन्होंने डेयरी प्रोडक्शन शुरू किया। इस वजह से 60% मवेशी जो है इन स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स के पास है। 70% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास 2 से लेकर के 4 मवेशी हैं, 2 गायें 2 भैंसे होंगी, 1 गाय 1 भैंस होगी, या चारों गायें होंगी 4 भैंसे होंगी। इस तरीके से 2 से 4 मवेशी जो है, कैटल जो है वो उन्होंने रख रखे हैं। 1/3 ऑफ रूरल इनकम डिपेंड्स अपॉन डेयरी फार्मिंग। गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में 1/3 आय जो है वो आज भी डेयरी फार्मिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। इसके साथ ही दोस्तों, लाइव स्टॉक जो है वो गांव के अंदर एसेट जो है वो माना जाता है। जिस तरीके से हम एसेट के रूप में किस चीज को मानते हैं, हम इन्वेस्ट करना होता है,
क्या खरीदेंगे? जमीन खरीद लेंगे, गोल्ड खरीद लेंगे। गांव के अंदर आज भी एसेट जो है वो इन कैटल को माना जाता है। उनको लगता है कि मेरे पास 10 भैंसे हैं, अगर कभी जरूरत पड़ी मैं 2 भैंसे बेच दूंगा और मेरे को उससे रेडीली पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो गांव के अंदर डेयरी फार्मिंग जो है वो बताने का मेरा मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो होल्ड करता है। और दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर मिल्क प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है? हिंदुस्तान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। सबसे ज्यादा दूध जो है उसका उत्पादन हिंदुस्तान के अंदर होता है। दोस्तों राइस और व्हीट, चावल और गेहूं दोनों के वैल्यू को मिला करके जितनी वैल्यू बनती है, दूध की वैल्यू उससे ज्यादा है। यानी कि एक साल में हिंदुस्तान में चावल और गेहूं मिला करके जितने अमाउंट का जो है वो प्रोड्यूस होता है, उससे ज्यादा अमाउंट का मिल्क जो है वो हिंदुस्तान के अंदर प्रोड्यूस। ठीक है जी। ये एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है छोटे और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स के लिए। 70% ऑफ देयर अर्निंग्स आर दी वुमन। दोस्तों गांव के अंदर डेयरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें से 70% जो है वो महिलाएं हैं। यानी कि मेजर सेक्टर जो है वो चलाने वाली महिलाएं हैं। महिलाएं जो है वो इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो निर्भर करती है। दोस्तों महिलाएं, women are already the vulnerable section of our society and we have been trying hard to make things better for them। उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास जो है वो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। एक ऐसा सेक्टर जहां पे 70% कंट्रीब्यूशन जो है वो महिलाएं दे रही हैं, अगर वो सेक्टर डिक्लाइन करता है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है उन महिलाओं की कंडीशंस पे पड़ेगा, विच वी कैन नॉट अफोर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस वजह से इसको रिवैम्प करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों दिक्कतें क्या आ रही हैं? सबसे बड़ी दिक्कत तो आ रही है भैया जी, चैलेंजेस क्या है? एक सबसे बड़ा चैलेंज तो है पेंडेमिक। पेंडेमिक ने जो हालात बनाए हैं दोस्तों, डिमांड नहीं है। क्यों? घर के अंदर तो दूध इस्तेमाल हो रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट्स है, मिठाई की दुकान हो गई, अन्य फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वो काम नहीं कर रही है। तो पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन जो है वो काफी खराब है। हालांकि सरकार ने नहीं कहा था भैया कि हम दूध को जो है वो आप नहीं बेच सकते। दूध को उन्होंने हमेशा एसेंशियल कमोडिटी के अंदर रखा। लेकिन दोस्तों जैसे पहले किसान या लोग जो है वो घर घर जाकर के दूध बेचा करते थे, अब वो चीज नहीं हो रही। ये पहली चीज। एक तो इंसान जो है वो डर रहा है कि यार ऐसे कैसे किसी के घर पे चला जाऊंगा, अगर कोरोना का कोई केस उनके घर में हुआ तो मुझे भी हो जाएगा। तो एक सेल्फ इम्पोज्ड बैन, अपने ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दी है। डोर टू डोर सेल नहीं हो रही है, जिस वजह से सेलिंग जो है वो कम हो रही है। फोर्सिंग फार्मर्स टू सेल द एंटायर प्रोड्यूस टू डेयरी कॉपरेटिव्स। दोस्तों अब दूध एक ऐसी चीज है, वीट तो है नहीं, चावल तो है नहीं कि आज नहीं बिक रहा, एक बार पेंडेमिक खत्म होता है, वह बोरी भर के घर पे रख देता हूं, जैसे ही कोरोना खत्म होगा मैं जाके बेच दूंगा। भैया ये दूध है, एक दिन नहीं बेचोगे दूसरे दिन खराब हो जाएगा, और दूसरे दिन और ज्यादा जो है वो दूध आ जाएगा। तो किसान को, डेयरी फार्मर के पास एक ही ऑप्शन है भैया, जैसे कैसे होता है इसको कम दाम में या कैसे भी बेच दे। इस चीज का फायदा उठा रही है डेयरी कॉपरेटिव। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां जो किसानों से दूध प्रोक्योर करके उनकी बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती हैं, उनको पता है कि किसान आज मजबूर है, दूध उसका बिक नहीं रहा है, अगर वो दूध नहीं बेचेगा दूध खराब हो जाएगा, तो वो उससे बहुत कम दाम में पूरा का पूरा प्रोड्यूस जो है वो ले रही है। तो उसकी इस सिचुएशन का फायदा जो है वो डेयरी कॉपरेटिव उठा रही है, जिससे कि नुकसान जो है वो किसान फेस कर रहा है। दोस्तों प्राइस सेंसिटिविटी, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों सीधी सी बात है, जब प्रोडक्ट पेरिशेबल है, इमीडिएटली खराब हो जाएगा, तो कोई भी किसान इसको अपने पास नहीं रखेगा। मान लीजिए एक किसान के पास 50 किलो दूध है, उसको बेचने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा, नॉर्मली वो दूध जो है वो 50 रुपए प्रति किलो देता है, उसका दूध नहीं बिका, उसको लगता है कि भैया अगर शाम तक नहीं बिका तो दूध खराब हो जाएगा। तो उसके पास एक आगे आदमी बोलता है, भाई देख तेरा तो सुबह तक वैसे भी खराब हो जाएगा, तो तेरा पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा कर, मुझे 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दे दे, मैं तुझे 1000 रुपए दे देता हूं। भैया जी जो दूध 2500 रुपए में बिकना चाहिए था, वो मात्र 1000 रुपए में बिकेगा। प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, सिचुएशन ऐसी है, पेरिशेबल आइटम। दोस्तों जो हमारा डेयरी सेक्टर है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहां पर दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से देश के अंदर गेहूं की फसल हो, चावल हो, गन्ना हो, कॉटन हो, इनके लिए ऑर्गेनाइज तरीके से बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही हैं। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत जो है वो नहीं मौजूद है। डाटा डेफिशिएंसी, दोस्तों हमको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मालूम है, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, कितनी हमारी प्रोडक्शन है, कैसे हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। सीवियर शॉर्टेज ऑफ फॉडर एंड कैटल फीड। दोस्तों चारा, चारा कहां से मिलेगा? उगाना पड़ेगा। दोस्तों पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर की बहुत सारी लैंड जो है वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में बदली जा रही है, एग्रीकल्चर की लैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। बची कुची लैंड में हमारी कोशिश ये है कि इंसान के खाने लायक चीजें जो है वो उगाई जा सके। गेहूं चावल उगने के बाद अगर थोड़ी सी जगह मेरे पास बचेगी तो मैं जानवरों को खिलाने के लिए वहां पे चारा जो है वो लगाऊंगा। तो फॉडर की, चारे की कमी है। कैटल फीड, जो इनको जानवरों को जो फीड दी जाती है उसमें कमी है। पुअर रिटर्न्स, दोस्तों इतना खर्च करने के बाद भी कोई अच्छे रिटर्न जो है वो नहीं पहुंचते हैं। इसके अलावा दोस्तों करंट सिनेरियो में प्राइवेट वेटनरी सर्विसेज आर स्टॉप्ड।
मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं, वेटनरी सर्विसेज जिन्हें कहते हैं, वो जो है वो पेंडेमिक के केस में नहीं चल रही है। हाँ, जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली वेटनरी सर्विसेज है वही है, जो प्राइवेट वेटनरीज है वो काम नहीं कर रही है। इस वजह से अगर किसी गांव में, किसी इलाके में किसान का मवेशी जो है वो बीमार पड़ता है तो उसको कोई भी नियर बाय में स्वास्थ्य सेवा जो है वो नहीं मिल पाती है। तो ये कुछ चैलेंजेस जो करंट सिनेरियो में डेयरी फार्मिंग जो है वो फेस कर रहा है। अदर इश्यूज क्या है दोस्तों? इनविजिबल लेबर, इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि कहीं भी काउंट नहीं किए जाते, क्योंकि ये इनफॉर्मल सेक्टर है, कोई फॉर्मलाइजेशन इस सेक्टर का नहीं हुआ। रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग नहीं है कि भैया हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, हमारे को बेहतर आउटपुट जो है वो मिलेगी। नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दोस्तों, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि जब हम लार्ज स्केल पे कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसका हमको बेनिफिट मिलता है, वो प्राइस में जो है वो हमारे लिए बेहतर प्राइसिंग ऑप्शन जो है वो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो नहीं, नेगेटिव इंपैक्ट जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पड़ता है। कैसे दोस्तों? अगर दूध की प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्ट को हम देखें, फैक्ट्रीज कहती हैं, आप कहीं भी जाइएगा वो कहते हैं, आप बोलेंगे भैया मुझे 10 पेयर ऑफ शूज लेने हैं तो कितने पैसे लगेंगे? आप एक पेयर पूछिए, आप 10 पूछिए, आप 100 पूछिए, वो बोलता है एक लोगे तो भैया जी 1500 रुपए का पड़ेगा, 10 पीसेस ले लोगे तो मैं 1450 रुपए का लगा दूंगा। आपने बोला नहीं मैं 100 पीसेस ले लूंगा, कहता सर 100 पीसेस लोगे मैं आपको 1200 रुपए का एक जूता लगा दूंगा। तो जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, प्राइस जो है वो कम होता जाता है और प्रॉफिट जो है उसमें बढ़ता जाता है। लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल का नेगेटिव इंपैक्ट किसान के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, अगर किसान ज्यादा आउटपुट कर ले, ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कर ले, वो पेरिशेबल आइटम है भैया, अगर वो नहीं बिका तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा किसान के ऊपर, उसको इसका ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। अब सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव, सरकार ने बहुत सारी स्कीम जो है वो चलाई हैं, जिसमें सबसे पहले है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग। तो बोवाइन ब्रीडिंग, जितने भी ये मवेशी हैं जो कि बोवाइन के संबंध में काम करते हैं, जो आते हैं बोवाइन की कैटेगरी में, उनके लिए नेशनल प्रोग्राम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, नेशनल बोवाइन जेनेटिक सेंटर है, क्वालिटी मार्क है, नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग है, ई पशुपालक पोर्टल है, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है, किसान क्रेडिट कार्ड है, और इस पूरी की पूरी एक्टिविटी को एमजी नरेगा के अंतर्गत लाने का एक सरकार का जो है वो प्रयास है। तो दोस्तों, सरकार द्वारा काफी सारी स्कीम्स जो है वो चलाई जा रही हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरीके से हम इस चीज को जो है वो बेहतर बना सकते हैं, सिचुएशन जो है वो बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग का सबसे ज्यादा यूज होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, जहां पर फूड आइटम्स को प्रोसेस करके कुछ नई चीज जो है वो बनाई जाती है। हिंदुस्तान के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो कम है। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए सबसे जरूरी चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी। भैया जी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं होगी, हमारी सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो खराब हो जाएंगे। इस वजह से वे फॉरवर्ड में हमको सबसे पहले इस बिजली की खपत को पूरा करना था। इसलिए सरकार को और लोगों को चाहिए कि सोलर पावर्ड डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो लगाएं, ऐसे डेयरी फार्मिंग्स लगाएं, जो कि डेयरी फार्म्स लगाएं जो बिजली से नहीं, सौर ऊर्जा से, सूरज की रोशनी से संचालित होते हैं। इनकी मदद से हम बिजली की कटौती से जो है वो बच पाएंगे। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी आती है तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो खराब नहीं होगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए। बेहतर वेराइटी ऑफ कैटल जो है वो होने चाहिए, जिससे कि ज्यादा आउटपुट जो है वो निकल सके। ऑग्यूमेंटिंग प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, दोनों ही चीजों को, अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और उसको मार्केट में बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग एक्टिविटी जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। भैया जी, मार्केट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, पीछे प्रोडक्शन नहीं होगी, कोई फायदा नहीं है। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। दोनों चीजों को कंबाइन करके, ऑग्यूमेंट करके चलाने की जरूरत। नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी एंड सेफ डेयरी प्रोडक्ट्स। दोस्तों, हिंदुस्तान के डेयरी प्रोडक्ट्स जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी को बढ़ाना है, ताकि हिंदुस्तान के से अलावा बाहर विदेशों में भी हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिक सके। और साथ ही साथ दोस्तों, हमें जरूरत है डेयरी कोऑपरेटिव्स की, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग्स है, जहां पर कोऑपरेटिव साथ में आकर के प्रोडक्ट को या चीजों को प्रमोट करते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। डेयरी के संबंध में कोऑपरेटिव जो है वो काम करें, ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स को जो है वो बेहतर तरीके से सेल जो है वो किया जा सके। आई होप दोस्तों हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, simranies.com पे जुड़े, और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है दोस्तों, जितनी भी चीजें यहाँ पर हमको यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए पढ़नी रहेंगी, वो सारी की सारी चीजें जो हैं हम लोग आपको रिटन हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड कराएंगे। लर्न बाय मैप्स, बेहतरीन तरीके से चीजें आपको समझाई जाएंगी, सो दैट आपकी जो स्टडी है वो बेहतर हो सके। तो जरूर simranies.com पर जाकर के हमारे लर्न बाय मैप्स इनिशिएटिव के साथ में जुड़े। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।